नमस्कार दोस्तों, मैं अमात्य देव आज आपसे बात करना चाहता हूँ मराठा उत्पत्ति के बारे में। मराठों की उत्पत्ति इतिहास के पन्नों पे इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इस क्यों को तलाशने की कोशिश हम आज करेंगे और इसको जानने का प्रयास हम करें। मराठा एक भूमिया थे और भूमिया से इनका सफर जो तय हुआ वो राजा तक का सफर तय हुआ। शिवाजी के नेतृत्व में ये राजा बने। तो ये जो संपूर्ण विकास है एक खास वर्ग का, एक मराठा वर्ग जो खास वर्ग मराठा है, उसका डेवलपमेंट सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तो होता ही है। साथ साथ में इन सबों के बाद राजनैतिक रूप में का उत्कर्ष इस इतिहास में जानना है। इतिहास में कोई घटना ये विशिष्ट क्यों होती और इतिहासकार उस घटना को समझने की कोशिश करते हैं। वो जो डेवलपमेंट है, जो वो किस रूप में है, उसका क्या सामाजिक आर्थिक सरोकार रहा, उस उत्कर्ष में या उस घटना के पीछे सामाजिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, राजनैतिक कारण क्या, सांस्कृतिक कारण क्या थे। अलग अलग इतिहासकार समय के बाद पे अनुसंधान करते हैं और उस अनुसंधान के तत्पश्चात वो निकाल कर लाते हैं कि इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या था। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मराठा जो है, जो सातवाहन के काल से, सातवाहनों के समय से ये मराठा काफी महत्वपूर्ण हो गए। मराठा सातवाहन के समय, सातवाहनों के काल में ये महारथी कहे जाते। ये महारथी से ही मराठा शब्द की व्युत्पत्ति हुई। अब ये महारथी, क्योंकि सातवाहनों के काल आते आते मराठा एक योद्धा के रूप में स्थापित हो चुके, मराठा योद्धा के रूप में स्थापित हो चुके थे। और ये जब योद्धा के रूप में स्थापित हुए थे तो ये विभिन्न विभिन्न शासकों के पास एक सैन्य सेना के जवान के रूप में या सैनिक के रूप में कार्य कर रहे थे। इसके बाद फिर इसके थोड़ा बैकग्राउंड में हम लोग जाएंगे तो पता चलेगा कि कोई भी तत्कालीन टाइम पे कोई भी सेना का जवान या सेना में काम करने वाला बंदा, वो कौन था? कृषक था। कृषक से वो कृषक पार्ट टाइम कृषक भी होते थे, अब बाद में वो सेना के रूप में कार्य भी करते थे। ये दोनों काम जो है इनका होता था। मराठा तक आते आते, सातवाहन के काल आते आते, ये इन्होंने उस खास क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया कि ये अच्छे सैनिक हैं और अच्छे सैनिक होने के नाते इनको अलग अलग राजा जो है उनकी सेवाएं लिया करते थे। और 17वीं शताब्दी तक पहुंचे। तब 17वीं शताब्दी में जो साउथ में जो शासक थे, यथा 17वीं सदी में दक्कन में जो शासक थे, दक्कन में जो शासक थे, जैसे बीजापुर के सुल्तान, बीजापुर, गोलकुंडा,
अहमदनगर, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये इनके सुल्तानों के अंदर अंतर्गत जो है, ये मराठी या मराठा वर्ग सेना में अपनी योग्यता अनुसार विभिन्न पदों पर थे। अपनी योग्यता अनुसार विभिन्न पदों पर कार्य करने लगे। अब समझने वाली बात यह है कि योग्यता अनुसार ये विभिन्न पदों पे आए और योग्यता को इन्होंने साबित भी किया। और जब इन्होंने अपनी योग्यता को साबित किया तो इनको राजा, नायक आदि की उपाधियां मिलती गई। थोड़ा यहाँ इनके डेवलपमेंट को समझते हैं कि अगर बहुत पहले से आ जाए तो कृषक, कृषक से सेना, अब सेना से थोड़ा ऊपर सेना में सैनिक कह लेते हैं, जो कि सामान्य सैनिक ही थे जो उस समय चलते थे, घुड़सवार रहे या पैदल सैनिक जो है। अब ये यहां से सेना के महत्वपूर्ण पद पे आने लगे। पद पर भी आने लगे, जैसे जैसे बारगीर किला। उस समय सैन्य प्रयोजन में किला एक महत्वपूर्ण पार्ट होता था। सैन्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो किला में इनका पोस्टिंग एक महत्वपूर्ण पोस्टिंग माना जाता था। तो ये तत्कालीन शासकों के साथ इस तरीके के संबंध स्थापित कर चुके थे कि लोग इनका भरोसा इन्होंने जीता था और कारगिल जैसे पदों पर भी इनको ठीक है स्थापित किया जाने लगा था। जय फिर कुछ सेना के अलावा अब मराठा में दो वर्ग आते थे। जैसे एक वर्ग आया जो पढ़ा लिखा वर्ग हुआ, एक श्रमजीवी वर्ग था, पढ़ा लिखा वर्ग या बुद्धिजीवी वर्ग कह सकते हैं इसको। ये वर्ग आमतौर पे अगर जाति में बांटा जाए तो इस वर्ग में ब्राह्मण थे और कायस्थ थे। इसमें अन्य कई जातियां थी, ठीक है, अन्य जातियां थी। अब इस वर्ग का उपयोग जो था, इस वर्ग से लोग सेना में जाते थे, सैन्य प्रयोजन में लगते थे।
और इस वर्ग का पढ़ा लिखा वर्ग जो था वो लेखा जोखा में लगते थे, या लेखा जोखा, पत्र व्यवहार, न्याय पालिका में, तत्कालीन न्यायपालिका, ठीक है। क्योंकि ये पढ़े लिखे वर्ग थे, इनको शास्त्र संबद्ध कई चीजों की जानकारियां होती थी। ब्राह्मणों को, कायस्थों को, कायस्थ लेखा जोखा करते थे, जैसे जमीन की नापी हो गई, खर्चे कैसे हो रहे हैं वो देखा जाता था। तो ये दोनों वर्ग, दोनों जगहों पे ये वर्ग काम करने लगा, ठीक है। तो एक तरह से एक वर्ग जो कृषक था, कृषक से सेना में आया, सेना सेना सैन्य प्रयोजन में यूज हुआ, सैनिक बना, और सैनिक के साथ साथ ही वो वर्ग का विकास जो है एक पढ़ा लिखा वर्ग में भी हो रहा था, और वो वर्ग राज्य के विभिन्न पदों पर कार्य कर रहा था। तो इन चीजों को थोड़ा इस रूप में समझे कि क्रमिक विकास उनका हो रहा था। अब अगर बात करें कि भाई इसके एग्जाम्पल के रूप में देखें, तो कर्नाटक के जो नायक थे, अगर उदाहरण के रूप में देखें, उदाहरण में देखें तो कर्नाटक में तो महत्वपूर्ण नाम आपको मिल जाते हैं कि मराठा सरदार थे चंद्रराव मोरे। ये चंद्रराव मोरे बीजापुर के जो सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह के समय में कार्य कर रहे थे। उनका पुत्र भी उन्हीं यशवंत राव, वो भी आदिल शाह के शासन में कार्य कर रहा था। अब एक तरह से एक ये मोटा मोटी एक एडवाइजर बन चुके थे। एक डेवलपमेंट में आधुनिक भाषा में हम एडवाइजर यूज कर रहे हैं, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जो नीचे का वर्ग अब शासक के साथ पॉलिसी निर्धारण में कहीं ना कहीं टेक पार्ट लेने, तो ये कर्नाटक में कर्नाटक कर्नाटक के नायक मराठा सरदार चंद्रराव मोरे, चंद्रराव मोरे, दूसरा इनका पुत्र यशवंत राव मोरे। अब ये दोनों ने बीजापुर के सुल्तान, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के अंतर्गत काम किया। आदिल शाह के अंतर्गत काम किया। यशवंत राव को जावली के राजा का उपाधि दे दी। अब ये अब आइए दूसरा नाम कि दूसरा नाम अब आते हैं कि इसी आदिल शाह के अंतर्गत निम्बालकर, निम्बालकर ये भी एक घराना था, एक मोरे घराना हो गया। आप लोग क्रिकेट में नाम सुनते होंगे, किरण मोरे, ये वो सब मराठा हैं। तो ऐसे ही निम्बालकर थे ये, इनके एक फुलटन राव, इनके जब शिवाजी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उनकी शिवाजी की शादी भी निम्बालकर में हुई थी। अब राव नायक निम्बालकर या फुलटन राव, राव नायक निम्बालकर,
रॉब नाइक निम्बालकर, ठीक है। 2 नाम, एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। अब देशमुख, विलासराव देशमुख का नाम आप लोग जान रहे होंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। उन्हीं के पुत्र रितेश देशमुख फिल्म में काम करते हैं। तो वो देशमुख भी एक घराना एक तरह से था, मराठों का ही घराना है। और उस समय देशमुख में मुल्लौरी के देशमुख जुझार राव देशमुख थे, ये भी आदिल शाह के अंतर्गत काम करते थे। मुल्लौरी के देशमुख जुझार राव देशमुख। तो इस तरीके से आप देखेंगे, ये एग्जाम्पल्स आपके हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदिल शाह के अंतर्गत थे, अन्य लोगों के अंतर्गत भी रहे। निजाम शाही के अधीन भी नौकरी करने वाले मराठा थे, जैसे निजाम शाही के अंतर्गत काम करने वाले जो थे, अंतर्गत कार्य करने वाले या नौकरी करने वाले मराठों में मराठा महत्वपूर्ण मराठा थे सिंदखेर के देशमुख यादव राव। यादव राव। अब ये यादव राव जो थे, इनके पास 10,000 घुड़सवारों का दल था। मतलब इनका सेना में 10,000 घोड़े थे। ये महत्वपूर्ण था उस समय के पास 10,000 घुड़सवार थे या 10,000 घोड़े, जो भी है, इनको मानिए। ये उस समय इस सैन्य उपलब्धि के रूप में अगर देखा जाए, सैन्य व्यवस्था के रूप में देखा जाए, तो मराठों का जो तकनीक रहा, वो तुरंत अटैक करने का तकनीक रहा। तेजी से अटैक करते थे, गुर्रिल्लावाद करते थे, गायब हो जाते थे। तो वो वहां घोड़े का महत्व ज्यादा होता। तो उस कंडीशन में अगर यादव राव के पास 10,000 घोड़े हैं, तो उनकी ताकत और उनका जो लॉयल्टी को समझ सकते हैं कि निजाम शाही के साथ अगर ये लगे हुए थे, तो वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे थे। भले ही ये विभिन्न विभिन्न ये निजाम शाही आदिल शाह के विरुद्ध लड़ते थे, आदिल शाह निजाम शाह, ये दोनों में कंट्राडिक्शन चलता था। यही ये जो युद्ध का परिप्रेक्ष्य था, इस युद्ध के परिप्रेक्ष्य में सभी जगहों पे सभी के पक्ष से मराठा जो थे वो महत्वपूर्ण रूप से टेक पार्ट करते थे, भाग लेते थे वो, ठीक है। और इसी युद्ध के में अपनी योग्यताओं को दिखाकर मराठों ने विभिन्न शासकों के अंतर्गत अपना पोजीशन चेंज किया और वो आगे बढ़ते चले गए। कहीं वो किले के महत्वपूर्ण पद पे आए, कहीं सेना के महत्वपूर्ण पद पे आए, कहीं लेखा के महत्वपूर्ण पद पे आए, कहीं प्रशासन के मुख्य पद पे आए। तो हर जगहों पे वो अपना अप्रोच वो वर्ग बनाता चला गया दक्कन में, हर जगहों पे। और जब हर जगहों पे जब एक वर्ग सामाजिक रूप से थोड़ा ऊपर उठता है और आर्थिक रूप से भी ऊपर उठ जाता है, तो उसकी अंतिम चॉइस होती है राजनैतिक रूप से उत्कर्ष करने का।
आप आधुनिक काल में भी देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं हमारे पास। वो वर्ग अगर आर्थिक रूप से समृद्ध है तो उसका अंतिम परिणाम होता है कि सोचते हैं कि चलो भाई हम जो है पॉलिटिकली भी हम एमएलसी बन जाएं, एमएलए बन जाएं, मंत्री बन जाएं। वो वर्ग इस तरीके से सोचता है। तो मराठों का अगर वो उस तात्कालिक टाइम पे सोचा जाए, आज के तरह डेमोक्रेसी की तो व्यवस्था नहीं थी, राजशाही व्यवस्था थी। राजा के प्रसाद पर्यंत लोगों का उत्कर्ष हो रहा था। तो वहां अपनी योग्यता के बदौलत वो तुरंत राजा के नजर पे आते थे, और राजा के नजर पे आने के कारण पूरा वो क्षेत्र रहा, वहां मराठा जो है ऊपर आते चले गए। नतीजा ये हुआ कि सातवाहनों के काल से जो एक योद्धा और लड़ाकू जाति के रूप में जिसको माना जा रहा था, जिनके बारे में सिर्फ एक एंगल लोग सोचते थे राजा कि ये सैनिक हो सकते थे, धीरे धीरे उन्होंने उस वर्ग ने अपना सरोकार, अपना जो योग्यता था, अपना वो उन्होंने तय किया। और तय करने के बाद राजा के अंतर्गत विभिन्न राजाओं के अंदर विभिन्न विभिन्न पदों पे आए, और सेना से जमींदार बने। जमींदार से फिर अंत में किंग मेकर बने। वो राजा के किंग मेकर बनने की जो किंग मेकर बनने की कहानी ये थी कि भाई वो अगर उत्तराधिकार का युद्ध होता था इन राजाओं के बीच, शाहजी भोसले के टाइम में भी वो उत्तराधिकार के युद्ध में वो टेक पार्ट करते हैं, वहां के राजा को डिसाइड करते हैं। और अंततः वही शाहजी भोसले के पुत्र शिवाजी भोसले ने के टाइम तक आते आते मराठा जो है किंग के रूप में स्थापित होते हैं। इस तरीके से मराठा जो था एक किमिया, एक भूमिया से अपना उत्कर्ष राजा तक करते हैं।